को लेकर बहुत सारे मिथ्स, कंसेप्शन और लोगों की शिकायतें हैं। बतौर एक्सपर्ट्स आप लोग की एसोसिएशन जो जिस तरह की शिकायतें आ रही हैं, कंप्लेंट्स आ रही हैं लोगों की कि उन्हें प्रॉब्लम हो रही व्हीकल्स में, उसको लेकर आप लोग का क्या ओपिनियन है, क्या सच्चाई है उस पर आप लोग देख रहे हैं? थैंक यू गौरव। गौरव, 2004 से जब एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम शुरू हुआ था, सबसे पहले शुरू हुआ था शुगर केन इंडस्ट्री के लिए। तो तब एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बैठी थी नीति आयोग में। ये मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, नीति आयोग, पीएमओ से लेके सब मिनिस्ट्रीज बैठे हुए थे। इन पे काफ़ी रिसर्च किया हुआ है। फिर ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARA से टेस्ट करवाया गया है। CM जो ऑटोमोबाइल एसोसिएशन का एपेक्स बॉडी है, वहाँ से कंसल्टेशंस किए गए हैं। सारे ऑटोमोबाइल मेकर्स के साथ स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशंस और स्टडीज़ करवाए गए हैं। बल्कि एक प्राइवेट बॉडी ने IIT दिल्ली से भी करवाया हुआ है, ना जाते हुए कौन सी एसोसिएशन ने करवाया हुआ है। IIT दिल्ली से प्रैक्टिकल गाड़ी में डाल के टेस्टिंग करवाया। ये सब करवाने के बाद ही E20 E1.5 से शुरू हुआ था 2004 में, उसके बाद 10%, उसके बाद आज हम 20% में बैठे हैं। ये तय किया था कि हम एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम लागू हुआ था, वो था उसका आने का स्टेज। ठीक है, लेकिन क्योंकि कई बार ऐसे बयान आते हैं, हाल में एक बयान आया भारत सरकार के एक अधिकारी की तरफ से, कोर्ट में बात आई, तो ये हुआ कि अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो क्या E20 ब्लेंडिंग से होने वाले फ़ायदे, नुकसान, फ्यूल एफिशिएंसी, एमिशन, गाड़ियों को होने वाले किसी तरह के नुकसान फ़ायदे को लेकर क्या लगभग हम फाइनल स्टेज में, या इस तरह की कोई स्टडी है, पूरी हो चुकी है, या अभी एक ये ऑनगोइंग स्टेज है? क्योंकि E20 तक हम यहाँ आ चुके हैं। और अब हम, क्योंकि जब E10 था पहले तो ठीक था, E20 हुआ है कि 2023 से जो पहले गाड़ियाँ हैं उसमें थोड़ा सा माइलेज लॉस ज़रूर होता है, बल्कि 3 to 4%। बट हैविंग सेड दैट, वो 3 to 4% कितना हो रहा है 20% में। क्योंकि अगर 100% की पेट्रोल, 100% का फ्यूल है, उसमें 80% पेट्रोल है, 20% एथेनॉल है। उस 20% पे 3 to 4% का माइलेज लॉस है। बट अगर आप लार्जर नेशनल इंटरेस्ट देखा जाए तो हम सेल्फ डिपेंडेंट, एनर्जी इंडिपेंडेंट बन रहे हैं। दूसरे देशों पे हम डिपेंड नहीं हो रहे हैं, मतलब तेल खरीदने के लिए कोई, और बल्कि फार्मर्स इनकम, रूरल लाइवलीहुड और एक स्टेबल इनकम बनाया जा रहा है एक फार्मर्स मार्केट के लिए। तो उसके लिए 3 to 4% इज़ नॉट। हाउएवर 2023 के बाद जो गाड़ियां हैं, सारे जो नई गाड़ियां हैं, उसमें सारे ये E20 कंप्लायंट है। बल्कि आप कोई भी गाड़ी अब खरीदो, आप देखेंगे उस पर कि E20 कंप्लायंट है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, बल्कि हम एज एन एसोसिएशन हम लिख चुके हैं, लिखने भी वाले हैं कि कोई भी ओल्डर व्हीकल्स के लिए कुछ स्कीम ले आ जाए। सो जैसे जैसे लोग आगे पुरानी गाड़ियां देख के नई गाड़ियां खरीदेंगे तो उनका वो रेशो कम हो जाएगा, पुरानी गाड़ियों का, नई गाड़ियों का बढ़ेगा। तो कोई भी देश में एक बदलाव लाने के लिए थोड़ा बहुत छोटे मोटे होते रहते हैं। हाउएवर 2023 के बाद E20 कंप्लायंट हैं सारी नई गाड़ियाँ। अच्छा, एक आम जानकारी के लिए, शुगर केन के अलावा अभी किन किन चीज़ों से एथेनॉल बन रहा है जिसका बायोफ्यूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है या ब्लेंडिंग हो रही है जिसकी? तो पहले शुरुआत तो शुगर केन के लिए हुआ था, बिकॉज शुगर केन के लिए हुआ था। बट ये देखा गया कि जैसे जैसे एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, चीनी जो है सिर्फ 6 महीने का क्रॉप है और ज़्यादातर 3-4 स्टेट्स में है। अब एथेनॉल आगे बढ़ने के लिए हमें काफ़ी सारा एथेनॉल प्रोड्यूस करना होता है। सो गवर्नमेंट ने एक फ्लेक्सिबिलिटी रख के सस्टेन करने के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को राइस से शुरू किया। डैमेज्ड जो राइस आजकल सरप्लस गोडाउन्स में हैं उनसे शुरू किया, मक्के से शुरू किया, और आज हम मक्का, डैमेज्ड राइस और शुगर केन से बनाते हैं। तो आप रीसेंट ट्रेंड्स जो हैं देखेंगे कि 65% जो कंट्रीब्यूशन है एथेनॉल सप्लाईज में वो ग्रेन से आ रहा है, बल्कि उसमें 50% मक्के से आ रहा है, बाकी चावल, और बाकी उसके बाद शुगर केन से आ रहा है आज। फिर भी एक सवाल, चूंकि भारत बहुत एक बड़ा देश है, जिस तरह के बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं कि कोई अपना दिखा रहा है कि मेरे कार का फ्यूल टैंक जो है वो ख़राब हो गया, उसमें जंग लग गई, कोई कह रहा है कि इंजन ख़राब हो गया, एफिशिएंसी पे असर पड़ रहा है, तरह तरह के लोग पेट्रोल पंप से बॉटल में वीडियो लेकर दिखा रहे हैं कि इसका कलर तो वाइट है, ये पेट्रोल जैसा नहीं दिखता, कोई कह रहा है ऑरेंज कलर का दिख रहा है। इन सब को लेकर क्या है, क्या इसके बारे में स्पष्टता नहीं, और लोगों में एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है क्योंकि बहुत ज़्यादा सरकार की तरफ से भी स्पष्ट तौर पर अभी कुछ नहीं कहा गया है?
ये अब क्यों हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये तो मैं कह नहीं सकती हूँ, और आई डोंट थिंक आई एम इन दैट कैपेसिटी कि कुछ मैं कह सकती हूँ उस पर क्यों हो रहा है। हावेवर आज आप देखेंगे सरकार अब आगे E25 की बात कर रही है, क्योंकि एथेनॉल आज हमारे देश में 2000 करोड़ लीटर के आसपास है, हम सिर्फ 1100 लीटर सप्लाई कर रहे हैं एथेनॉल ब्लेंडेड के बाद में भी हम इतना सारे सरप्लस पे बैठे हुए हैं, और हमें लगता है हमारे पास कैपेसिटीज़ और बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी आगे बढ़ाने के लिए। तो अब सरकार E25 अगर लाए भी तो अभी वो ला नहीं रहे हैं, सिर्फ एक टेक्निकल इवैल्यूएशन करवा रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने फिर से ARA जैसे पहले भी किया था, ARA के लिए अब टेस्ट करवा रहे हैं कि क्या एग्जिस्टिंग जो हमारे व्हीकल्स हैं उसमें क्या E25 कंप्लाई होगा। तो उनको बोला गया अब ARA टेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर एक रिव्यू होगा, फिर देखा जाएगा, उस हिसाब से लागू करेंगे। तो जैसे मैंने बताया 23 से पहले जितनी पुरानी गाड़ियां हैं उसमें थोड़ा सा माइलेज लॉस है, बट ये बहुत ज़्यादा जो आगे आजकल जो नेगेटिव कह रहे हैं हो रहा है, वो क्यों हो रहा है हम इसके बारे में तो नहीं कह सकते। आखिरी में एक सवाल, चूंकि हालांकि आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को रिप्रेजेंट नहीं करती है, लेकिन लोगों के मन में सवाल होता है क्योंकि आप इंडस्ट्री जुड़ी है कि अगर एथनॉल सेल्फ इंडिपेंडेंस के लिए आया कि लोग भारत की मार्केट जो है वो तेल से, उसे बाहर के तेल से उसे मुक्ति मिले, कीमत पर असर नहीं पड़ रहा है, यानी कि तेल की कीमतों में उस तरह का बदलाव नहीं किया गया क्योंकि अगर 20% ब्लेंड किया जा रहा है। दूसरा जो एक बहुत चर्चा होती है कि एथनॉल प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो इसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं, इन दो चीज़ों पर मैं समझना चाहूँगा। पानी जो है हाँ, अगर आप डिपेंडिंग ऑन द फीड स्टॉक क्या यूज़ कर रहे हैं, अगर गन्ना है तो हाँ थोड़ा ज़्यादा है, उससे कम थोड़ा राइस है, मक्के हैं। पर पूरा अगर देखा जाए, अगर कोई राइस की बात करे या मक्के की बात करे, तो पूरा 3000-4000 जो पानी लीटर यूज़ होता है वो पूरा मिला, ऐसे नहीं कि वो सारा एक ग्राउंड वाटर है, इट्स अ रिसाइकिल इंडस्ट्रियल वाटर पूरा। तो उसका अब वो अलग कारण है कि भाई लैंड वाटर इतना यूज़ है, वो मुझे लगता है पूरा मिस इन्फॉर्मेशन है। फैक्ट्स को देखा जाना चाहिए, बल्कि उसके हिसाब से आप बात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गई हूँ। प्राइस को लेकर बहुत प्राइस को लेके हाँ ज़रूर, एज एन एसोसिएशन हम ये बार बार कहते हैं कि दो बात, एक तो कंज्यूमर को चॉइस होना चाहिए इन फ्यूचर, कि कंज्यूमर को अगर डिसाइड करना है कि भाई मुझे 85% एथेनॉल की गाड़ी लेना है या 100% लेना है या मुझे वो बेस ब्लेंड लेना है, उस हिसाब से प्राइसिंग रखे जो कंज्यूमर फ्रेंडली हो, और लेट द कंज्यूमर डिसाइड। हम आज ये नहीं कह रहे हैं कि भाई देश में सिर्फ EV ही चलना चाहिए या फ्लेक्स फ्यूल ही चलना चाहिए। इतनी बड़ी इंडिया देश है, सारे टेक्नोलॉजीज काम करेंगे। सो डेफिनेटली प्राइसिंग फ्रेंडली होना चाहिए, और होगा भी ज़रूर। आपने देखा ही होगा कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने E85 जो लॉन्च किया है, अराउंड 20 रुपीज़ तो कम किया ही है। तो आगे आगे जैसे जैसे हम ब्लेंड्स बढ़ाएंगे, आपका जब ब्लेंड इंक्रीज होगा, पेट्रोल का कॉस्ट कम होगा, तो इथेनॉल का जो कॉस्ट आज कम है, आज आप मैक्सिमम देखा जाए फीड स्टॉक के हिसाब से 70 रुपीज़ 71 रुपीज़ जो हमारे मक्के का है, और 100 रुपये के दिल्ली में एटलीस्ट तो पेट्रोल है। तो जितना ज़्यादा एथेनॉल बढ़ाएंगे उतना प्राइस तो कम होगा ही। ये एक स्टैगर्ड मैनर में होगा, नया टेक्नोलॉजी है, E20 तक आए, आगे बढ़ेंगे, एक एक स्टेट में शुरू करेंगे। उस हिसाब से हमने सरकार से रिक्वेस्ट भी किया है कि गाड़ियों में GST कम किया जाए। जैसे सिक्किम ने एक पहला स्टेट है जिसमें रोड टैक्स कम किया गया है फ्लेक्स फ्यूल्स सबके लिए, वैसे स्टेट भी अगर करे GST भी कम होगा, तो वो सारा पास ऑन होगा ज़रूर।